नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानपथ भाई पन्ना सर में। आज की क्लास में हम देखेंगे मार्शल लॉ। इससे पहले हम आपको रालेट एक्ट के बारे में बताए थे और ये भी बताए थे कि रालेट एक्ट क्यों लाया गया था, उसका परिणाम क्या निकला। और आपने देखा होगा कि रालेट एक्ट के विरोध में पूरे भारत में हड़तालें होती हैं और हड़ताल होने के बाद अंग्रेजी शासन क्या करती है, मार्शल लॉ लगा देती है। पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था मार्शल लॉ के बारे में, वो थोड़ा शार्ट में था, है ना। आज देखते हैं मार्शल लॉ क्या है, ये क्यों लगाया जाता है, किन परिस्थितियों में लगाया जाता है और इसके परिणाम क्या निकल के आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं मार्शल लॉ। है ना। देखिए मार्शल लॉ जैसे ही रालेट एक्ट पूरे भारत में एक्टिव होता है तो पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। भारतीय क्रांतिकारियों को दबाने के लिए या यूं कह लीजिए कि उन्हें ख़त्म करने के लिए, आंदोलनों को समाप्त करने के लिए पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है ना। तो ये मार्शल लॉ क्या होता है, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई पूछता है हमसे कि मार्शल लॉ क्या है, तो हम उसे सही तरीके से बता नहीं पाते हैं या अच्छे से जानते हुए भी उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, या यूँ कह लीजिए कि उसकी जो मूलभूत जानकारी है, परिभाषा है, उसको नहीं समझ पाते हैं। तो आइए देखते हैं कि मार्शल लॉ किसे कहते हैं या मार्शल लॉ क्या है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। देखिए मार्शल लॉ एक ऐसी कानून व्यवस्था है व्यवस्था है जो सामान्य कानून व्यवस्था के विफल हो जाने के बाद वर्तमान सरकार द्वारा लागू की जाती है। इसमें कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सैन्य अधिकारियों की होती है ना। अगर आप इसमें देखेंगे कि उसकी परिभाषा क्या होगी, कैसे लिखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हों या फिर क्लास में हो, पढ़ाया जाता है, जैसे ही मार्शल लॉ शब्द आता है तो आपको ये कन्फ्यूजन होता है कि ये मार्शल लॉ क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, मार्शल लॉ एक ऐसी कानून व्यवस्था है जो सामान्य कानून व्यवस्था के विफल हो जाने के बाद वर्तमान सरकार द्वारा लागू की जाती है। इसमें कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सैन्य अधिकारियों की होती है या यूँ कह लीजिए कि सेना की होती है ना। तो कई बार क्वेश्चन मन में आता है ना कि सर मार्शल लॉ लागू होने की परिस्थितियाँ क्या होती हैं या फिर इसे कब लागू किया जाता है। तो देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको समझ लेते हैं, है ना। अब देखिए, अगर सरकार सरकार कानूनी व्यवस्था लागू करने में असफल हो जाती है, सरकार कानूनी व्यवस्था लागू करने में असफल हो जाती है ना, या फिर दंगे या विद्रोह की स्थिति हो, देश में आपातकाल की स्थिति हो, है ना, इस दौरान मार्शल लॉ लागू होता है। अब मार्शल लॉ लागू हो जाने के बाद वहाँ के नागरिकों के अधिकार का क्या होता है ना। जैसे कई कई बार होता है ना कि दिमाग में आता है कि मान लीजिए कि सर कि पंजाब में अगर मार्शल लॉ लागू हुआ था
तो वहाँ पर जनरल डायर ने गोली क्यों चलवाई? या फिर क्या नागरिक के कोई अधिकार नहीं थे? देखिए, नागरिक के अगर किसी क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ लागू हो जाता है तो उस दौरान नागरिक अधिकार सीमित हो जाते हैं। क्या होते हैं? नागरिक अधिकार सीमित हो जाते हैं, है ना? भीड़ या हड़ताल या किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां करने का कोई आदेश नहीं होता है। पूरी तरह से उस क्षेत्र का जो कमांड होता है वो सेना के हाथों में चला जाता है। ये देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना? अब ये कब होता है? ये होता है 13 अप्रैल 1919। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना, ये हत्याकांड क्यों होता है? क्योंकि उस समय ना मार्शल लॉ लागू हो गया था। अभी हम आपको बताए हैं कि मार्शल लॉ क्या होता है। मार्शल लॉ क्या होता है ना? अब मार्शल लॉ लागू करने के पीछे की कहानी भी आपको पता होगी। क्यों मार्शल लॉ लागू किया गया था? तो मार्शल लॉ लागू करने से पहले एक एक्ट आया था जिसका नाम है रॉलेट रॉलेट एक्ट। यही तो जड़ है, पूरी कहानी की जड़ कौन है? रॉलेट एक्ट। ये एक्ट आता है, इसके विरोध में पूरे भारत में आंदोलन होते हैं और क्रांतिकारी गतिविधियां होती हैं। रेलवे वर्कशॉप में जो काम करने वाले मजदूर हैं वो हड़ताल कर देते हैं। बैंक या फिर संचार की जो व्यवस्थाएं होती हैं, डाकघर, ये सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। लोग हड़ताल पे चले जाते हैं और इनके ऊपर अटैक हो जाता है। यूँ कह लीजिए कि लोग हमला बोल देते हैं, सामानों का तोड़-फोड़ करते हैं। किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। जैसे ही रॉलेट एक्ट का विरोध होता है और सरकार को ये समझ में आने लगता है कि अब स्थितियाँ हमारे बस की नहीं हैं, तो क्या करती है सरकार? सरकार लागू कर देती है मार्शल लॉ, है ना? क्या करती है? मार्शल लॉ लागू कर देती है। अभी आप पढ़े हैं कि मार्शल लॉ क्या होता है? तो जैसे ही मार्शल लॉ लागू होता है ना, तो उसके अनुसार किसी भी क्षेत्र में, मतलब जिस एरिया में, जिस राज्य में मार्शल लॉ लागू हुआ है, उस एरिया में कहीं भी आप भीड़ नहीं जुटा सकते हैं, कहीं भी राजनीतिक गतिविधियां नहीं कर सकते हैं, समूह में नहीं रह सकते हैं, रैलियां नहीं कर सकते हैं, आंदोलन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यही तो कम करने के लिए, कम करने के लिए मार्शल लॉ लागू किया गया था, है ना? और दुर्भाग्यवश होता यह है कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में जलियांवाला बाग एक मैदान है, वहाँ पर सालाना वैसाखी मेला में कई गाँवों के लोग जो हैं आए हुए थे और वहीं पर जो लोग रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे वो भी शामिल हो गए। चर्चा होने लगी, या यूँ कह लीजिए कि सभा करके इस एक्ट का विरोध किया जा रहा था और ये विचार विमर्श किया जा रहा था कि कैसे सरकार को रोका जाए इस तरह के कानून लाने से, है ना? अब होता क्या है कि जनरल डायर, कौन? जनरल डायर, जैसे ही मार्शल लॉ लागू होता है ना, तो उस क्षेत्र की जो कमान होती है वो जनरल डायर के हाथ में चली जाती है ना? अब होता यह है कि जनरल डायर अपने पूरे सैनिकों के साथ पहुंचते हैं जलियांवाले बाग मैदान में। और जलियांवाले बाग मैदान का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि 3 तरफ से मकानों से घिरा हुआ होता है। एक तरफ से आने का ही मार्ग होता है और उसी मार्ग से भी जाना होता है। तो जनरल डायर क्या करते हैं कि जो आने का मुख्य मार्ग था उसे घेर करके घेराबंदी कर लेते हैं और अपने सैनिकों को अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे देते हैं। उस भीड़ पर अंधाधुंध गोली चलती है। इस निहसंग हत्याकांड में हजारों लोग मारे जाते हैं। वहां पर एक कुआं है, उस कुआं में लोग जान बचाने के लिए कूद जाते हैं और लगभग 127 लाशें वहां से निकलती हैं। जो कुआं था वो खून से भर गया था, है ना? इसलिए उस कुआं को खूनी कुआं के नाम से भी जानते हैं। खूनी कुआं के नाम से भी जानते हैं, है ना? अब ये घटना जब होती है तो इस घटना का विरोध पूरे देश में होने लगता है। इसकी निंदा पूरे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, नेता, कवि, सभी लोग करने लगते हैं, है ना? अब सरकार को समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें।
इतना सारा मतलब इतने सारे लोगों को जान से मार देने के बाद जनरल डायर बाद में ये स्टेटमेंट देता है कि ये सब मैंने सत्याग्रहियों के मन में भय पैदा करने के लिए किया था ताकि वो सरकार से डरें, है ना? अब आगे देखते हैं कि जो हत्याकांड हुआ था उसका प्रभाव भारतीयों के ऊपर क्या पड़ा। इसके बाद की स्थिति ये होती है कि पूरे भारतीय जो थे वो आक्रोशित हो जाते हैं। सभी बड़े-बड़े जो शहर हैं वहाँ पर लोग चक्का जाम कर लेते हैं, हड़तालें करने लगते हैं, सड़क पे आ जाते हैं, सरकार के खिलाफ एक अलग ही मोर्चा खोल देते हैं, है ना? अब उसके बाद जो अंग्रेजी सरकार का रिएक्शन होता है वो ये होता है कि लोगों को अ, बेधड़क मारा जाता है, कोड़े बरसाए जाते हैं, उनको ज़मीन पर नाक रगड़ कर चलने के लिए मजबूर किया जाता है, उनको अंग्रेज़ी अफ़सरों को सलाम करने के लिए मजबूर किया जाता है, अपमानित किया जाता है ना? बहुत सारी चीज़ें उनके साथ की जाती हैं जो एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ या एक मानव के साथ ना की जाए। एकदम निर्मम तरीके से विद्रोह को दबाने का काम अंग्रेज़ी सरकार करती है ना? इसके बाद अगर आप देखेंगे कि गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी ना अ, आंदोलन को वापस ले लेते हैं। उनको लगता है कि अब ये हिंसा का रूप धारण कर लिया है, तो वो आंदोलन को वापस लेते हैं। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद शुरू होता है खिलाफत आंदोलन, है ना? ये सब सारी जो चीज़ें चल रही थी ना, ये असहयोग के अंडर में चल रही थी। क्योंकि असहयोग आंदोलन जो था, वो खेड़ा में जो किसान थे, किसानों को गांधी जी ने कहा था ना कि सरकार का समर्थन नहीं करना है, सरकार से का कोई विरोध नहीं करना है, सरकार अगर कुर कर रही है तो करने दीजिए। तो वहीं से असहयोग आंदोलन की भावना को लेकर के गांधी जी चल रहे थे और यहाँ तक आते-आते वो उस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, है ना? तो इतनी कहानी समझ में आई होगी। तो आगे की कहानी में हम देखेंगे कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, उसके पीछे के कारण क्या थे। तो अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।